कोई हार्म नहीं पहुंचाया। बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। और बाकी जब आप आज रात मुझे देखोगे तो खुद ही डिसाइड कर लेना। थैंक यू अमित, आपने मेरे सजेशन को माना। थैंक यू आपको मयंक कि आपने मेरे अंदर के गुस्से को शांत होने का मौका दिया, वो भी बिना घर वालों की नज़र में आए। आप सोनम से मिल लेना एक बार। अवनी बता रही थी कि आपके अचानक चले जाने से वो बहुत परेशान हो गई थी। अब आप तो जानते हैं ना कि छोटी बहुत जल्दी घबरा जाती है। जी मयंक, आप परेशान मत होइए, मैं उनसे मिल लूंगा। कुछ देर के बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सोनम का जिक्र आते ही डेविल का धैर्य छुट्टी पर चला गया और वो सोनम से मिलने के लिए एक बार फिर से अवनी के रूम की तरफ चल पड़ा। हाय रे फूटी किस्मत, दुल्हन का कमरा और भीड़ भड़का ना हो तो फिर वो दुल्हन का कमरा कैसा। लेकिन डेविल तो ठहरे द ट्रू डेविल। बस एक बार नॉक किया दरवाजे पर और फिर धड़ल्ले से घुस गए कमरे में। आखिर वो रूम उसकी झल्ली का भी तो था जो बस कुछ ही घंटों बाद मयंक की दुल्हन बनने जा रही थी। अरे अरे अरे, तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो। अवनी और उसकी कुछ और दूसरी सिबलिंग्स उसके इस तरह से कमरे में घुसाने पर बवाल काटने लगी थी। क्यों, दिख नहीं रहा है क्या? अरे मैं अपने पैरों से चलकर आ रहा हूँ, कोई दिक्कत? अमित ने काउच पर पड़े सामान को उसके ऊपर से हटाया और बिस्तर के एक किनारे फेंक दिया। हाउ मीन यू आर डुग्गू। बिस्तर के उसी कोने पर बैठी हुई तनु ने कहा जिसके सर पर वो सारा सामान गिरा था जाकर। यस आई एम, डुग्गू ने डेविल स्टाइल में कहा और फिर तनु की नकल करते हुए कहा, हाय हाउ मीन यू आर डुग्गू। जब सामान को उसके रखने की जगह पर नहीं रखोगी तो फिर ऐसे ही सिर पर गिरेगा ना वो। पर तुमने वो मेरे सर पर मारा और वो भी जानबूझकर, तनु ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। खुदा से खौफ खाओ बहन, सिर्फ कपड़ों से मारने से भी कहीं घाव होता है भला? हाँ, ये फ्लावर पॉट उठाकर मारूंगा तो शायद तेरा चीखना चिल्लाना कुछ काम आए। अमित ने पास की टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाकर तनु की तरफ निशाना साधते हुए शरारत से कहा, डुग्गू तेरी शिकायत करनी पड़ेगी बुआ से, शादी होने वाली है और अभी तक तेरा लड़कपन नहीं गया है। डुग्गू की दूसरी कजिन्स ने हंसते हुए कहा, होने वाली है, अभी हुई नहीं है, और तुम जैसी बहनों के होते हुए ना इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगी। अरे हमेशा ही घेरे बैठी रहती हो मेरी प्रिंसेस को। अमित ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए अपनी कजिन सिस्टर्स की तरफ देखा और फिर सबसे पीछे अवनी की बाह थामी शर्म से पलके झुकाए सोनम की तरफ देखने लगा। अमित के इस तरह से कमरे में आने से सब लड़कियों के साथ अवनी और सोनम भी हैरान रह गई थी। सोनम तो बस वहीं अवनी के पास ही बैठी रह गई थी, अपनी जगह से इंच भर भी हिल न सकी थी। ओ हो डुग्गू, कुछ तो शर्म कर ले, तू तो बड़ा बेशर्म हो गया। वहाँ पर बैठी हुई कुछ सिबलिंग्स जो डुग्गू से उम्र में बड़ी थी वो मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा उठी थी। जी नहीं, शर्माना वरमाना अमित रघुवंशी की डिक्शनरी में है ही नहीं, और वैसे भी इन सब के लिए मेरी धर्मपत्नी जी है ना। अमित ने एक बार फिर से सोनम की तरफ देखते हुए कहा और इस बार उसके साथ साथ सबकी नजरें सोनम की तरफ चली गई थी। सोनम का मन तो बस यही कर रहा था कि वो बस यहाँ से मिस्टर इंडिया बन जाए। ये तो ना जगह देखते हैं और ना ही माहौल, बस शुरू हो जाते हैं। तनु हटना, जरा साइड दे मुझे, कब से काउच पर बैठा हूँ, थक गया हूँ यार। पर ये नहीं कि भाई को जरा बिस्तर ऑफर कर दे, खुद फैल कर बैठी हुई है। तनु अजीब नजरों से डुग्गू की तरफ देखते हुए एक और हट गई। थोड़ा कम खाया कर, नहीं तो फिर मौसा जी तेरे लिए रणबीर सिंह नहीं सुशील सिंह यानी पहलवान जैसा लड़का देख कर लाएंगे। डुग्गू ने तनु के सर पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए कहा और खुद उसकी जगह पर आंखें बंद करके लेट गया। हाँ, वेरी फनी। तनु मुंह बनाकर बैठ गई थी। सोनम और अवनी अमित की बातों पर मनी मन हंस रही थी। तभी एक लड़की ने बाहर से अंदर आकर कहा, आप सबको दादी और बुआ जी बुला रही हैं। आज संगीत में तैयार होने के लिए हेयर ड्रेसर्स और ब्यूटिशियंस को बुलाया गया है, तो वो आ गई हैं। आप सब लोग अपने अपने हेयर स्टाइल्स और मेकअप वगैरह के लिए सामान देख लो चलकर। डुग्गू, तू भी अपनी हेयर स्टाइल बनवा ले, आखिर तू तो दूल्हे का साला भी और जीजा भी, तनु से चिढ़ाते हुए बोली। वैसे तेरे लिए मैंने इसी शादी में आए हुए एक लड़के को पसंद किया है, बता तो फिर मौसा जी से बात करूं। डुग्गू ने आंखें बंद किए हुए ही तनु की बात का जवाब दे दिया था। सब लड़कियां उसकी बात सुनते हुए हंसकर बाहर चली गई। मैं भी जरा बाहर होकर आती हूँ, देखो तो शायद मेरे लायक भी कुछ मिल जाए। अवनी ने सोनम की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा। सोनम ने उसे ना जाने का इशारा किया क्योंकि उसे लग रहा था कि अमित शायद सो गया है। वो तुझसे मिलने आया बिट्टू, मुझे वैसे भी बाहर जरा कुछ काम है, मैं आती हूँ अभी। अवनी ने सोनम को धीरे से समझाया और वहां से चली गई। अभी तक जिस कमरे में पैर रखने की जगह नहीं थी, अब उस कमरे में सिर्फ 2 जने ही बचे थे। एक बेड के एक छोर पर बैठा हुआ था और दूसरा बेड के दूसरे छोर पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। पर क्या सच में डेविल वहां सोने के लिए आया था? ओ साथी मेरे, अमित के अब तक घर ना आने पर वो इतनी परेशान हो रही थी, और अब जब अमित ठीक उसके सामने था तब भी वो परेशान हो रही थी कि अब वो क्या करे। हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो इनके इतने सारे भाई बहन हमारी जान सुखा देंगे इनके नाम से हमें सता सता कर। सोनम ने मनी मन ये फैसला किया और वो जैसे धीरे से बिस्तर से उठने को हुई, अमित फौरन पेट के बल करवट बदल कर उसकी तरफ पलट गया और अपने दोनों हाथों को अपने गालों से लगाकर वो सोनम से बोला कि मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको कोई मेरा नाम लेकर परेशान करे तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसे बताऊंगा कि मेरी प्रिंसेस को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। तो आप सो नहीं रहे थे? सोनम हैरत में पड़ गई थी। अगर सो रहा होता तो आप यहाँ से चली जाती और ये रिस्क मैं कैसे ले सकता था। अमित अब उसके सामने कायदे से उठकर बैठ गया था, लाइक अ जेंटलमैन। फिर दोनों ही कुछ पलों के लिए खामोश हो गए थे। वैसे क्या आप मेरे पास आएंगे कुछ सेकंड्स के लिए? अमित की आवाज में एक रिक्वेस्ट थी, ऑर्डर नहीं था। सोनम तो शायद इसी इंतजार में बैठी हुई थी। वो अपनी जगह से उठी और थोड़ा सा आगे आकर अमित के पास बैठ गई। डेविल ने बिना कुछ कहे बस खामोशी से अपनी एंजल को अपने सीने से लगा लिया और उसके रूहानी स्पर्श को अपनी रूह में जज्ब होते हुए महसूस करने लगा। आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, किसी की बुरी नजर को आप तक पहुंचने भी नहीं दूंगा, फिर मुझे उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अमित सोनम को अपने सीने से लगाए खुद से ही वादा कर रहा था। वो ऐसे कैसे किसी को भी अपनी जान को नुकसान पहुंचाने दे सकता था, और आज तो उस अदम्य के बच्चे ने सोनम के लिए इतना कुछ उल्टा सीधा बोला था। नहीं, उसे कुछ तो करना पड़ेगा, आखिर वो सबको अदम्य की तरह तोड़ फोड़ तो नहीं सकता था ना। अमित के दिमाग में इस समय बहुत कुछ चल रहा था जिसे वो किसी के साथ शेयर करना चाहता था।
तो फिर पहली शेयरिंग उसे अपनी प्रिंसेस से ही करनी थी। आप कहाँ चले गए थे इस तरह से? हम कितना परेशान हो गए थे। सोनम ने अमित की तरफ देखते हुए कहा। अरे पर मैं तो आपसे बोलकर गया था ना कि जल्दी आ जाऊंगा। अमित ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा। पता है हमें, पर हम खुद को नहीं मना पाते हैं जब तक आप हमारी नजरों के सामने नहीं आ जाते। सोनम ने जरा रुक रुक कर अपनी बात पूरी की और फिर अमित की आंखों में झांकने लगी। लेकिन जान, मुझे देखने के लिए आपको मेरे आने का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप बस अपनी पलकें झुकाइए और मैं आपकी नजरों के सामने। अमित उसके मासूम से चेहरे को अपनी हथेलियों में भरे हुए था। सोनम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करती हैं? अमित उसकी आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। ये कैसा सवाल है साहिब? आपको हमसे ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। सोनम की नजरों में बेचैनी साफ झलक रही थी। जानता हूँ, पर फिर भी इस बार मैं एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अमित ने आंखों ही आंखों में उसे आश्वस्त करते हुए कहा। फिर बताइए ना, मुझ पर भरोसा है ना आपको? खुद से भी ज्यादा, इतना कि जितना हम अपनी कान्हा जी पर करते हैं। सोनम ने अमित की तरफ देखते हुए कहा। अगर मैं आपको लेकर, हम दोनों को लेकर कोई फैसला खुद से लेना चाहूँ तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगी? अमित की नजरों में खुद ही एक बेचैनी झलक रही थी ये सब बोलते हुए। हम हमेशा आपके साथ हैं साहिब। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी आपको सौंप दी है। हमारा मरना, हमारा जीना सब आपके साथ है। आप हमें अपनी नजरों की पनाहों में रखेंगे तो हमारी जिंदगी खिल उठेगी, और आपसे दूर रहकर तो वैसे भी हम एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं। सोनम की आंखें नम हो गई थी। आपसे दूर रहकर तो मुझे भी जिंदगी जीने की तमन्ना नहीं रह जाएगी जान। अमित ने हौले से उसके माथे को चूम लिया था। सोनम की आंखों में आंसू देखकर अमित का मन ही नहीं हुआ था फिर और कुछ कहने का, और उसने सोनम को अपने गले से लगाकर कहा कि वैसे आज किस डांस पर परफॉर्म कर रही हैं आप? आपने प्रैक्टिस भी कर ली और मुझे पता तक नहीं चला। नॉट फेयर मिसेस रघुवंशी। वो तो आज रात को ही आपको पता चल जाएगा। सोनम ने भी मुस्कुरा कर कहा। फिर मेरा क्या होगा? मैं किसके साथ अपनी जोड़ी बनाऊंगा? अमित ने झूठी उदासी से कहा। क्यों, आपकी इतनी सहेलियां जो हैं, सौरभ, पुलकित, रवि, किसी के साथ भी अपना मैच बना लीजिएगा। सोनम ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो सब तो मेरे दोस्त हैं, आपने मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? अमित ने अपनी सफाई देते हुए कहा। पर सोनम को मुस्कुराते हुए देखकर वो समझ गया था कि मिसेस रघुवंशी मिस्टर रघुवंशी को चिढ़ा रही थी। वेट, आप मुझे टीज कर रही है ना? रुकिए, आपको तो बताता हूँ मैं। डेविल को सताने का अंजाम आपको पता नहीं है शायद। अमित उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपका। सोनम भी हंसते हुए उससे बचकर कमरे के बेड के इर्द गिर्द भाग रही थी, पर उस अदने से कमरे की क्या बिसात के एक एंजल को डेविल की पकड़ से बचा सके। अमित ने सोनम की मक्खन जैसी नरम कलाई को अपने हाथों में जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, पर इस चक्कर में उसका बैलेंस भी बिगड़ गया और वो दोनों ही बिस्तर पर जा गिरे। अमित सोनम की दोनों कलाइयों को पकड़े हुए उसके बगल में ही लेटा हुआ सोनम की बंद आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था। सोनम का दिल 100 की स्पीड से धक 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 किए जा रहा था। डांस पार्टनर तो मेरी आप ही बनेंगी सोनम। मैं किसी के साथ क्यों डांस करूं जब मेरे पास दुनिया का सबसे खूबसूरत पार्टनर है। अमित सोनम के कानों के पास जाकर बोल रहा था। सोनम अमित को अपने इतने पास पाकर बस सांस रोके लेटी हुई थी। अमित ने उसके चेहरे पर बिखर आए बालों को अपनी उंगलियों से एक तरफ किया और मुस्कुराकर उसकी ओर देखे जा रहा था। सोनम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अमित को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर उसकी नजरें एक बार फिर से झुक गई थी। पलके उठाकर जो पलके झुकाकर कमाल करती हो, क्यों इस दीवाने का तुम काम तमाम करती हो। अमित सोनम के चेहरे की तरफ देखते हुए खोता जा रहा था कि सोनम ने उसे हल्के से धकियाते हुए खुद के ऊपर से हटा दिया और मुस्कुराते हुए वहां से उठकर दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। अमित अब भी बिस्तर पर लेटा हुआ उसी की तरफ देखा जा रहा था। वैसे अभी अभी ये जो आप करके गई हैं ना, उसे चीटिंग कहते हैं धर्मपत्नी जी। वो आप करते हैं, हम नहीं। वैसे रात की रात को देखते हैं, अभी आ जाइए, हम आपका बाहर वेट कर रहे हैं चाय पर। सोनम ने सौम्यता से कहा और वहां से चली गई। हाँ सही कहा आपने, रात की रात को देखी जाएगी और सबसे इंटरेस्टिंग होगा उस पैरासाइट को लहराते हुए देखना। कमिंग जान, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा और वो भी वहां से हॉल की तरफ चला गया जहाँ सभी लड़के पहले से ही बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए मजे कर रहे थे। ये देख लो, हम सबकी पुंगी बजवाकर खुद रिफ्रेशमेंट लेकर आ रहा है। सौरभ ने धीरे से रवि के कान में फुसफुसा कर कहा। सुनो है, चुपचाप ठूस और चलकर थोड़े हाथ पैर मार ले, वरना आज लड़कियों के सामने बेइज्जती हो जानी है। अमित ने सौरभ के मुंह में बिस्किट ठूसते हुए कहा। ये काम तो तू आराम से भी करवा सकता था ना। सौरभ ने जैसे तैसे वो बिस्किट निगलते हुए कहा। साले भोंगड़, तूने जो वेद व्यास रवि के कानों में बोला था ना, वो इस डेविल ने सुन लिया था। अमित ने चाय पीते हुए एक बार सौरभ और रवि को देखा और फिर अपने आसपास देखने लगा। मुझे चाय पर बुलाकर आप खुद कहाँ चली गई हैं धर्मपत्नी जी? हम यहाँ बैठे हैं साहिब, आपके एकदम सामने। सोनम की दिल की आवाज पहुंच चुकी थी अमित के दिल तक। सोनम को अपने ठीक सामने अवनी और पीयू के साथ बैठकर बातें करते हुए देखकर अमित के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। सच में आप ही से तो मेरे दिल का चैन और सुकून है। आप जब मेरे सामने रहती हैं ना, तो फिर मेरे लिए मेरी दुनिया बस आप तक ही सिमट कर रह जाती है। माशाल्लाह, धीरे धीरे शाम गहरा रही थी और अब हॉल में चहल पहल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। रंग बिरंगे फूलों और लाइट से डेकोरेट किया गया हॉल एक दूसरी दुनिया की सैर करा रहा था सबको। हॉल की छत पर बीचों बीच लटका हुआ झूमर और सारे हॉल में एक क्रम से लगे हुए रंगीन पर्दे आज स्वर्ग लोक को भी मात दे रहे थे। आज शादी से पहले की इस लास्ट रिचुअल को सेलिब्रेट करने के लिए अवनी ने एक पीच कलर का लहंगा पहना था और साथ में मैचिंग एक्सेसरीज के साथ आज वो एकदम अलग और खास लुक में मयंक के होश उड़ाने के लिए तैयार थी।
प्रिया, अंजलि और रश्मि ने भी ब्यूटीफुल लहंगे कैरी किए हुए थे और माशाल्लाह वो सब काफी खूबसूरत लग रही थी। सोनम भी खुद को अमित के पसंद किए हुए आउटफिट में तैयार करके बस आने को रेडी ही थी कि उसके कमरे पर अचानक से एक नॉक हुआ और वो दरवाजे की ओर बढ़ गई, ये बोलते हुए कि आ तो रहे हम, क्या जरा कायदे से तैयार भी नहीं हो सकते हम? हे यू, बहुत भाव खा रही हो आजकल। हम मतलब हद है यार, तुम तो बिल्कुल बदल ही गई हो। गहरे हरे रंग के लहंगे जिसकी बॉर्डर पर मरून कलर का वर्क हुआ था पहने हुए प्रिया को पुलकित उस हॉल से बाहर एक तरफ ले गया था और प्रिया उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसा रही थी। क्या कर रहे हो तुम? Have you lost your head? छोड़ो मुझे पुलकित, सब लोग आ जा रहे हैं और तुम होके मुझे लेकर यहाँ आ गए हो। अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? प्रिया ने थोड़ा सा झुंझलाते हुए कहा। I don't care। पुलकित ने मुंह बना लिया था। यार ये तो गलत बात है ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए इतने जतन करता हूँ और तुम्हें अब भी किसी के होने या ना होने से फर्क पड़ता है। लेकिन पुलकित, तुम इस तरह सबके सामने मुझे लेकर आओगे तो सबकी नजरें हम दोनों पर ही होंगी ना। पीयू ने अपनी झुंझलाहट की वजह बताई। तो क्या करूं मैं? सुबह से इतनी देर से तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे एक बार अपनी मेहंदी दिखा दो। अरे पास से ना सही, दूर से ही सही, पर तुमने क्या किया? मेरे पास आने के बजाय मुझे चढ़ा रही थी और वो भी जीभ दिखाकर। तो फिर मुझे जो भी समझ में आएगा मैं वैसा ही करूंगा। पुलकित अब भी प्रिया को उसके दोनों कंधों से पकड़े हुए खड़ा था। अच्छा जी, तो तुम सुबह की बात का बदला ले रहे हो? प्रिया ने एक भाव ऊपर चढ़ाते हुए कहा। पुलकित खामोश खड़ा रहा। ओके सॉरी ना, पर अभी तो मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। प्रिया ने अपने दोनों कंधों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सॉरी एक शर्त पर मिलेगी। पुलकित अब थोड़ा शरारत के मूड में आ गया था। पुलकित, तुम सॉरी की भी शर्त रखोगे? प्रिया ने पुलकित की तरफ आंखें छोटी करते हुए कहा। अब कुछ तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा सुबह की गलती का। पुलकित शरारत से मुस्कुरा उठा था। हाँ रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, प्रिया ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा और वहां से चली गई। अरे सॉरी तो तुम मुझे बोलोगी, और वो भी मेरे मन चाहे हर्जाने पर। तुम्हें मजबूर ना कर दिया अपने प्यार में तो फिर मेरी आशिकी किस काम की? पुलकित ने अपने बालों पर हाथ फिराते हुए कहा और मुस्कुराकर वहां से अंदर चला आया। है क्या बात है जी, मैं क्या जी, बड़े सोने लग रहे हो तुसी। रवि धीरे से रश्मि की तरफ आकर खड़ा हो गया और उसने रश्मि की कोहनी से अपनी कोहनी हल्के से छुआते हुए कहा। तुम क्या करते हो? रश्मि घबराहट में बंगाली में ही बोल गई थी। रश्मि उपासना जी और अनुराधा जी के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी, पर रवि ने सिर्फ रश्मि को ही देखा था, या फिर यूं कह लीजिए कि गुलाबी कलर के लहंगे में जिसमें गोल्डन कलर के स्टोन्स और बीच का पैचवर्क था, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि रवि की नजरें सिर्फ उसी पर जाकर अटक गई थी। उसके बगल में खड़ी हुई उपासना और अनुराधा उसे दिखाई नहीं पड़ी थी। अरे प्यार हो गया तेरे नाल बंगालन, और अब शादी भी करनी है। हाँ बाकी का भी बहुत कुछ करना है, पर उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना होगा। रवि ने रश्मि की गोरी कलाई को अपने हाथों में लेकर कहा। सुना था कि बंगाली लड़कियों की आंखों में काला जादू होता है, और आज देख भी लिया मैंने। सच में रश्मि, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें मुझ पर काला जादू कर रही हैं। रश्मि अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोली कि तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? रश्मि इतना कहकर मुस्कुराती हुई एक बार फिर से उपासना और अनुराधा के बीच जाकर खड़ी हो गई। ओए ओए, तो तुसी मैनू चल्ला बताकर गई हो सोने हो। हुण वेखो कि ये चल्ला अपने प्यार का एहसास तेनू करांदा है कैसे मेरी बंगालन। रवि को भी आज रश्मि के प्यार का नशा चढ़ चुका था। यार सब दिख रहे हैं, पर ये मेरी फूलन देवी किधर है? सौरभ पूरे हॉल को एक सरसरी निगाह से देखते हुए खुद ही बड़बड़ाया जा रहा था। किसे ढूंढ रहे हो इतने मगन होकर? अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके सामने खड़ी होकर बोली। लो जी, इसे कहते हैं बगल में छोरी और हॉल में ढिंढोरा। मैं किसे ढूंढूंगा? सौरभ एकदम से अंजलि को अपने सामने खड़ा देखकर हड़बड़ा गया था, फिर कुछ संभलते हुए बोला कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अच्छा, पर मैं तो कब से इस सोफे पर बैठकर तुम्हें ही देख रही थी और ये इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ जाए, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। अंजलि के तेवर कुछ उखड़े उखड़े से मालूम पड़ रहे थे सौरभ को। लो जी, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। ये साले इतने सारे स्यापे मेरी जिंदगी में क्यों लिखे हुए? सौरभ झुंझलाते हुए खुद से बोला। अंजू यार, आज तुम इतनी स्वीट लग रही हो कि मैं सच में गैस ही नहीं कर पाया कि ये तुम हो। सौरभ लड़खड़ाते हुए बोला। मतलब तुम्हें मैं सिर्फ आज ही स्वीट लग रही हूँ, रोज में तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे नहीं अंजू यार, तू समझ नहीं रही है। मेरे कहने का मतलब था कि तू आज बस कह ढा रही है और मैं सोच नहीं पाया कि तू इस हद तक भी प्यारी लग सकती है। सौरभ ने अंजलि के चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा। अच्छा, तुम ना रहने दो मिस्टर मेहरा, मुझे ना तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आना है। अंजलि ने झूठ मूठ गुस्सा होते हुए कहा और फिर सौरभ की तरफ से मुंह फेर कर खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। अंजलि आज गाजरी कलर का लहंगा पहने हुए थी और इस ट्रेडिशनल वेयर में बहुत प्यारी लग रही थी। सौरभ ने उसे आज तक हमेशा फॉर्मल वेयर में ही देखा था, तो उसका चौंकना तो लाजमी था। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान निकल जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। सौरभ ये लाइंस गुनगुनाते हुए अंजलि को पीछे से हक कर रहा था और अंजलि जो अब तक सौरभ से मुंह फेर कर खड़ी थी, वो पलटकर सौरभ के गले लग गई थी। सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, सौरभ ने अंजलि के कान के पास जाकर धीरे से कहा। अंजलि हौले से मुस्कुरा उठी थी। सुनना यार, क्या कहती है तू, कल अव्यंग के साथ हम दोनों भी फेरे ले ले। मुझे नहीं लगता है कि तेरे मेरे घर वाले इस जन्म में हम दोनों की शादी के लिए राजी होंगे। सौरभ ने अंजलि के सर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा। उधर सोनम अपने कमरे के दरवाजे को खोलती है और बिना बाहर की तरफ देखते हुए अंदर पलट जाती है और अपनी ब्लाउज की डोरी को पकड़ने की कोशिश में जूझते हुए बोलती है। हमें पता है कि हमें देर हो रही है, पर हम बस आ रहे हैं कि मरी सी डोरियां हमारे हाथ आ जाएं बस। इन्हें तो हम इतनी कसकर बांधेंगे कि ये फिर कभी खुलेंगी ही नहीं। सोनम खुद में लगी हुई थी, बिना ये सोचे कि अंदर आने वाला शख्स कौन था। लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सोनम चौंक गई थी और फौरन आवाज की दिशा में नजरें उठाकर देखने लगी तो एक पल को तो वो अपने होश खो बैठी। सामने स्माइल करता हुआ अमित खड़ा था और अपने प्लेन येलो कलर की शर्ट और कैमल कलर के ट्राउजर्स में वो कतई कमाल कर रहा था।
क्या हुआ मिसेस रघुवंशी, आप ठीक तो है ना? अमित ने शरारत से कहा। हम ठीक है, हमें क्या होगा? फिर आपने बताया नहीं कि क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? अमित उसकी तरफ शरारत से मुस्कुराते हुए देख रहा था। अब सोनम को याद आया कि वो क्या कर रही थी और वो एकदम से अपनी जगह पर पलटकर खड़ी हो गई और सरसरी निगाह से अपने दुपट्टे को ढूंढने लगी कि तभी अपनी पीठ पर अमित की उंगलियों की छुअन से वो सिहर उठी और चुपचाप आंखें बंद करके खड़ी हो गई। मयंक आपको पूछ रहे थे और शायद आपसे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन आप मुझे बाहर कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गया। सोनम अब भी आंखें बंद किए हुए अमित की उंगलियों की हरकतों को अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी। लेकिन आपको यूं दरवाजे को खोलकर बिना बाहर देखे अंदर नहीं आना चाहिए था। मेरी जगह पर वो जंगली बिल्ला अदम्य होता तो। अमित के हाथ रुक चुके थे और उसने सोनम को पलटकर अपनी तरफ मुंह करके खड़ा कर लिया था। माफी साहिब, हम ध्यान रखेंगे इस बात का, सोनम ने डबडबाई आंखों से अमित की तरफ देखते हुए कहा। आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा कीमती हैं, तो प्लीज खुद के लिए, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए सही, सबसे छुपा कर और बचा कर रखिए खुद को। आपके ऊपर एक खरोच भी मुझसे बर्दाश्त नहीं है, और अगर आपको मुझे परेशान होते हुए देखकर खुशी मिलती है तो फिर जाने दीजिए इस बात को। अमित ने सोनम को सर से उसका दुपट्टा उठाया और उसके सर को चूम कर वहां से चला गया। ये लो, फिर से कांड कर गया ये मिस्टर एरोगेंट। प्यार और फिक्र भी जता गए लड़की को और अपना सड़ूपन और एरोगेंसी भी दिखाकर चले गए। संगीत की शाम। हॉल के बाहर गार्डन एरिया में अंजलि सौरभ की आंखों में देखने लगी। मुझे भी अपनी शादी की हर रस्म को एंजॉय करना है सौरभ, वो भी तुम्हारे और मेरे घर वालों के साथ। तो फिर तू सीधे सीधे ये कह देना कि तुझे मुझसे शादी नहीं करनी है, सौरभ अंजलि को खुद से दूर करते हुए बोला। नहीं सौरभ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि हमारी शादी में ऐसी चहल पहल हो जैसे कि मयंक भाई और अपनी भाभी की शादी में हो रही है। अंजलि अपनी चारों तरफ देखते हुए बोल रही थी और उस समय उसकी आंखों में ढेरों खुशियों के दिए झिलमिला रहे थे। सौरभ को अंजलि की मासूमियत पर प्यार भी आ रहा था और तरस भी। किन पैसों के और रुतबे के भूखे लोगों से तू उम्मीद कर रही है? उनके लिए अगर अपने बच्चों की खुशियां मायने रखती ही तो ये नौबत ही क्यों आती? आज कितने दिन हो गए घर से आए हुए, पर एक फोन करके ये पूछने की तकलीफ नहीं उठाई गई कि उनके बच्चे जिंदा हैं या मर गए। सौरभ अपनी ही सोच में गुम था कि अंजलि ने उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा कि तुम देखना सौरभ, मेरा दिल कह रहा है कि एक दिन हम दोनों की शादी में भी यही धूम होगी। सौरभ अंजलि की बात सुनकर सिर्फ हल्के से मुस्कुरा देता है। वो कुछ भी कड़वाहट भरी बात कहकर अंजलि की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मयंक और अवनी बाहर हॉल में आ गए, चलो संगीत बस शुरू ही होने वाला है। कार्तिक जो कि अवनी का कजन था वहाँ से गुजरते हुए बोला और खुद आगे चला गया। चलो सौरभ चलते हैं ना, मुझे हर एक मोमेंट को एंजॉय करना है। अंजलि सौरभ के हाथों को अपने हाथों में थामे हुए वहाँ से हॉल की तरफ चली गई। सच में एक साथ बैठे हुए अव्यंग बिल्कुल परफेक्ट कपल लग रहे थे। और आज तो संगीत की शाम थी, हर कोई बस खुद को चमकाने में लगा हुआ था। सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस से खुद को एक दूसरे से एक साबित करने के जुगाड़ में थे। थोड़ी देर में सोनम भी अपने दुपट्टे को संभालती हुई बाहर आ रही थी और आती उसकी नजरें मयंक के साथ बात कर रहे अमित से जा टकराई। पर इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करती, अमित ने मयंक को सोनम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लीजिए सोनम आ गई, आप बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। सोनम के कुछ कहने से पहले अमित वहाँ से चला गया और सोनम सोच में पड़ गई कि ऐसे कैसे चले गए, हमारी तरफ देखा भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं कि हम कैसे लग रहे। सड़ो छोटी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, कान्हा तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। मयंक ने एक नजर अदम्य और सुधा के ऊपर डालते हुए कहा। सुधा तो पूनम के साथ बैठी हुई दूसरी महिलाओं के गहने साड़ी को मनीमन जांच रही थी और अदम्य वो अपने सूजे और फटे हुए मुंह से अपनी सूजन और फूटन का झूठा रीजन बता बताकर थक चुका था। इतना दर्द तो फूटने और सूजने के बाद भी नहीं महसूस हुआ था जितना दर्द इन शुभ चिंतकों ने ये पूछ पूछ कर करवा दिया कि हाय हाय अदम्य लल्ला, ये जो तुम्हारे इतनी सारी चोट कैसे लग गई। अदम्य अपनी हालत पर मनी मन रो रहा था और फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ अपने दर्द पर था। भाई अगर आप हमें देखकर इतने खुश होंगे तो फिर भाभी को देखकर तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं जाएगी ही नहीं। वो देखिए एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है अपनी भाभी, सोनम ने अवनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मयंक ने एक नजर अवनी के ऊपर डाली तो फिर वो सच में एक ही बार में सब कुछ भूल गया। मयंक को ऐसे अवनी को घूरते हुए पाकर सोनम ने मयंक के हाथ को दबाकर कहा कि भाई कहाँ खो गए आप? वैसे हमने सच ही कहा था ना कि आज भाभी को देखकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। मयंक ने सौम्य मुस्कुराहट से सोनम के सर पर हाथ रखकर कहा कि बिट्टू वैसे आजकल तुम कुछ ज्यादा ही शरारती नहीं हो गई हो, कहाँ से सीख रही हो तुम ये सब शरारतें? हाँ, मयंक ने सोनम की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर पूछा। शायद अमित की सोहबत का असर हो रहा है ये सब, है ना बिट्टू? अमित का नाम सुनते ही सोनम की पलकें शर्म से बोझिल हो गई। भाई हम अभी आ रहे, सोनम ने कहा और शर्माते हुए वहां से तेजी से चली गई। पतली शर्मा गई, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी अचानक से हॉल की मेन लाइट धीरे धीरे डिम होने लगी और फिर एकदम से बंद हो गई। कौन है? छोड़िए हमें, हाँ हम शोर मचा देंगे नहीं तो। कोई था जिसने लाइट ऑफ होते ही सोनम को उसकी कलाई से पकड़कर एक पिलर के पीछे खड़ा कर लिया था। सोनम ने मौका पाते उसके हाथ में जोर से काट लिया और वहां से भागने वाली थी कि एक जानी पहचानी से आवाज उसके कानों में पड़ी और वो ठिठक कर वहीं खड़ी हो गई। फकत तेरी अदाओं ने यूं ही घायल कर रखा है, इस तरह सरेराह जख्म देखकर यूं जुल्म तो ना कर। साहिब, सोनम हैरान रह गई थी कि उसकी सांसें रोकने का ये काम अमित ने किया था। उसी मध्यम रोशनी में अमित सोनम को उस पिलर से टिकाए खड़ा था और उसकी आंखों में देखते हुए अपने होश खोई जा रहा था। आपने तो हमें डरा ही दिया था साहिब, ऐसे भी कोई करता है क्या? हमारी सांसें अटकाने में आपको बहुत मजा आता है ना, सोनम ने अमित को उलाहना देते हुए कहा। और जो आप करती हैं मेरे साथ, ऐसा कौन करता है किसी के साथ? हाँ, अमित ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हमने क्या किया है? सोनम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से गोल घुमाते हुए कहा।
अच्छा जी, फिर ये क्या है? अमित ने अपने उस हाथ को सोनम के आगे कर दिया जिस पर अभी थोड़ी देर पहले उसने काट लिया था। हाँ कान्हा जी, ये तो आपको बहुत जोर से लग गई। सोनम ने झट से उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। बहुत जोर से लगी है, और उस पर भी आप मुझे और घायल किए जा रही हैं। अमित ने एक बार फिर से शरारत से उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा। अब हमने क्या किया है? सोनम ने अटकते अटकते कहा और अपनी बड़ी बड़ी आंखें अमित के चेहरे पर टिका दी। ये जो आप अपनी नजरों से मेरे दिल का काम तमाम करती हैं ना, कभी सोचती हैं कि इतना सितम मेरा ये छोटा सा दिल कैसे सहेगा? अमित ने सोनम के एक हाथ को अपने दिल के ऊपर रखते हुए कहा। पर अभी तो आपने हमें इस तरह से पकड़कर अपने पास खींच लिया था, हम डर गए थे और डर के मारे हमने आपके हाथ पर। सोनम नजरें झुकाए अमित को अपनी गलती बता रही थी। बात मत बदलिए मिसेस रघुवंशी। अमित ने सोनम को अपने थोड़ा और नजदीक खींच लिया था। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे सामने आएंगी और मैं आपको नजर भर कर देखूंगा भी नहीं? नॉट पॉसिबल प्रिंसेस। आप तो फिलहाल ये बताइए कि आखिर कब तक मुझे यूं ही बस आपको निहारते हुए ही तसल्ली करनी पड़ेगी? हाँ, आप चलिए हमारे साथ, हम आपके हाथ पर बैंडेज लगा देते हैं। सोनम अमित के हाथ को अपने हाथों में थामे वहां से चलने को हुई। आपको हमें तरसाने में तड़पाने में बड़ा मजा आता है ना? अमित अब भी वहीं खड़ा हुआ था, लेकिन सोनम अपनी एक भाव ऊपर उठाए हुए अमित को कुछ इस तरह से देख रही थी जैसे वो पूछ रही थी कि अब हमने क्या कर दिया? डेविल को आप बहुत इंतजार करवा रही हैं एंजल, जबकि आपको अच्छी तरह से पता है कि डेविल को इंतजार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कम से कम मेरी बात का जवाब ही दे देती आप। और आप हमेशा से ऐसे सवाल क्यों करते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता? सोनम ने भी सवाल के बदले सवाल कर दिया था और फिर उसकी तरफ देखकर कहा, अब आप हमारे साथ चुपचाप चलेंगे या फिर आपको हम यूं ही छोड़कर चले जाएं यहाँ से? संगीत शुरू हो चुका है और हमें एक भी परफॉर्मेंस मिस नहीं करनी है। सोनम ने एक नजर हॉल में हो रही गणेश आरती कर रही दादी और रागिनी जी के ऊपर डालते हुए कहा। हद है, मतलब पति बेचारा जख्मी हालत में लाचार पड़ा है और धर्मपत्नी जी को डांस परफॉर्मेंस देखने की पड़ी है। सोनम उसे बस खामोशी से दोनों हाथों को कमर पर धरे हुए और हल्के और झूठे गुस्से से देख रही थी। ओके चल रहा हूँ मैं आपके साथ, ये सही है। पहले आप जख्म देंगी फिर बैंडेज भी करेंगी, और वो भी फुल ऑन एटीट्यूड के साथ। अमित ने सोनम के सामने हथियार डालते हुए कहा और सोनम के साथ वहां से चल दिया। आज संगीत के बाद क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? अमित ने सोनम से पूछ लिया, जो उस वक्त उसकी बैंडेज करने में बिजी थी। जरूरी है? सोनम ने बेख्याली में ही पूछ लिया। उसका ध्यान तो इस समय अमित के हाथ पर था। जी बहुत, इतना कि अगर आज रात आप मुझसे मिलने नहीं आई ना तो पता नहीं सुबह तक मेरा क्या हाल होगा, पता नहीं जिंदा। अमित के अपनी बात पूरी करने से पहले ही सोनम उसके होठों पर अपनी उंगलियों को रखते हुए नाराजगी से बोली, आपको कितनी बार मना किया ना, ऐसी बातें मत क्या कीजिए हमसे। आपकी जरा सी भी तकलीफ हमारी जान निकाल देती है, और अगर वो तकलीफ हमारी वजह से हो तो फिर हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सोनम का गला रुंध गया था। अमित ने सोनम की उंगलियों को प्यार से छू लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि और मैंने जो भी कहा है वो सच है। सोमित इस समय एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे और इतने करीब खड़े थे कि दोनों एक दूसरे की धड़कनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे। अमित की उंगलियां उसके चेहरे पर चल रही थी और सोनम नजरें चुराए उन उंगलियों को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बिना देखे आप कैसे रोकेंगी मुझे? अमित ने सोनम की उंगलियों को अपनी उंगलियों में पकड़कर कहा। सोनम ने धीरे से अपनी नजरें उठाई और अमित को देखने लगी। इससे पहले कि अमित कुछ समझ पाता, सोनम ने धीरे से अमित के गाल को प्यार से छुआ और वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, अमित ने उसकी नर्म मक्खन जैसी कलाई को अपने हाथों में पकड़कर कहा कि आप चीटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। फिर सोनम की तरफ आकर पीछे से उसके कान में कहा कि वैसे अब जो आपने किया है ना, उसके बाद तो आज आपको मुझसे मिलने आना ही है, वरना ये मेरा गाल दूसरे गाल को चैन से जीने नहीं देगा। अमित की बात सुनकर सोनम के चेहरे पर अब स्माइल आ गई और वो शर्मा कर वहां से बाहर चली गई। गणेश आरती खत्म हो चुकी है और अब बारी है एक के बाद एक सिजलिंग एंड हॉट डांस परफॉर्मेंसेस की। तो फिर आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारी पहली जोड़ी का। जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही समझा, हमारी प्यारी बन्नू रानी अवनी के मम्मा पापा का। रागिनी माँ और किशोर पापा जी का स्वागत कीजिए तालियों के साथ। ये है हमारे स्वीटेस्ट कपल। उस संगीत पार्टी को होस्ट कर रहे थे अवनी के भाई भाभी अंबर और धरा, और उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से जोरदार तालियां बजाने का आग्रह किया। रागिनी और किशोर जी को स्टेज पर जाते हुए देखकर एक बार पूनम जी ने सतेंद्र जी की तरफ भी आस भरी नजरों से देखा, पर वहां से मिली नीरसता ने पूनम जी के दिल में एक हूंक से उठा दी और वो अपने आंसुओं को अपनी आंखों में पी गई। तब एक बार फिर से हॉल की लाइट्स डिम हुई और म्यूजिक स्टार्ट हो गया। सब लोग बस आंखें फाड़े उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर दंग हुए जा रहे थे, और उनमें से कुछ लोगों को शायद आज ही उनके हैप्पीली मैरिड लाइफ का सीक्रेट भी पता चल गया था। पर ये केमिस्ट्री आज पूनम जी की आंखों में खटक रही थी। इसलिए नहीं कि उन्हें किशोर जी और रागिनी जी के बीच का प्यार देखकर कोई जेलसी फील हो रही थी, पर इसलिए कि शायद इसी केमिस्ट्री की कमी वो आज शिद्दत से महसूस कर रही थी अपने और सतेंद्र जी के बीच में। समाज और दुनिया की नजर में वो एक अच्छी पत्नी थी और माँ भी थी बस मयंक के लिए, पर खुद की नजर में और सतेंद्र जी की नजर में वो आज भी उस मुकाम के लिए तरस रही थी। रॉक द स्टेज। पूनम जी अपनी ही सोच विचार में गुम थीं कि उनके विचारों की ट्रेन को अगल बगल बैठे हुए लोगों की तालियों और हूटिंग ने तोड़ दिया। सभी लोग किशोर जी और रागिनी जी को उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस पर बधाई दे रहे थे। और जी अब अगला परफॉर्मेंस होगा हमारे प्यारे मौसा जी और मौसी जी का, जो आज भी अपने प्यार से दूसरे लोगों के आगे एक मिसाल पेश कर रहे हैं। अंबर ने मुस्कुराते हुए कविता जी और अखिलेश जी की तरफ देखते हुए कहा। सतेंद्र जी ने पहले अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंबर को अपना और पूनम जी का नाम अनाउंस करने से मना करवा दिया था, क्योंकि पूनम जी के पूछने पर सतेंद्र जी ने उनसे दो टूक शब्दों में कह दिया था कि जब अंदर से ही दिलों में दूरियां हैं तो फिर सबके सामने दिखावा करने का क्या मतलब।
कविता जी और अखिलेश जी का नाम अनाउंस होते ही अमित और प्रिया के साथ साथ सोनम, पुलकित, अंजलि, सौरभ, रवि और रश्मि सबकी नजरें स्टेज की तरफ चली गई थी। आखिर अंबर और धरा ने बिल्कुल सच ही तो कहा था, आज भी वो दोनों एक परफेक्ट लव बर्ड्स हैं और